नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं मुताबिश हुसैन। हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली में और यहाँ पर मौका है 12वें राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का। 2 साल कोरोना के गैप के बाद ये स्ट्रीट फूड फेस्टिवल जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग जगहों के जो मशहूर स्ट्रीट फूड्स हैं उनको लगाया गया है और लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं। अलग अलग तरह के जायके यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं जिसमें अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं और हर जगह पर जिस तरह के जो खाने मशहूर हैं, हर जगह की एक खासियत होती है खाने की, उनको यहाँ पर जो है वो लोगों के लिए लगाया गया है। और इस स्ट्रीट फूड फेस्टिवल के अंदर दिल्ली के लोग इन जायकों का लुत्फ उठा रहे हैं। दिल्ली के भलसुआ डेरी इलाके से खाली पड़े प्लॉट से एक शव बरामद हुआ है और चश्मदीदों के मुताबिक ये शव 3 टुकड़ों में था। इससे पहले भलसुआ डेरी इलाके में एक मकान से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए थे। पुलिस के मुताबिक घर में टारगेट किलिंग के तहत एक शख्स की हत्या की गई और उसका वीडियो पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स को भेजा गया। भलसुआ डेरी इलाके में हुई ये दोनों कार्रवाई उन 2 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ के बाद की गई हैं, जिन्हें जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार करने के बाद उन पर यूएपीए की धारा लगाई गई थी। शुक्रवार शाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 2 संदिग्ध आतंकियों जगजीत सिंह और नौशाद को लेकर भलसुआ डेरी के इसी घर में पहुंची। दोनों ने बताया कि इसी घर में उन्होंने एक शख्स की हत्या की। हत्या का वीडियो बनाकर पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स को भेजा। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए और आसपास के इलाके में फेंक दिए। हत्या किसकी हुई इसकी अभी जांच जारी है। पुलिस वाले आए और उसके बाद से उन्हीं से उनसे चाबी लिया, खोला, अंदर गए उन दोनों को ले गए, वो मुजरिमों को अंदर ले आकर के उन्होंने पूछा भाई तूने कहाँ मारा था, तो उन्होंने कहा भाई ये कोने पे हमने इसका गला दबाया था, यहाँ मार करके उसके बाद से एक कोने पे जो है वो पन्नी बिछाई और उसके बाद से उसका गला रेता। एक ने वीडियो बनाई, उसमें से कह रहा है एक मैं वीडियो बनाया, एक कह रहा है मैंने गला रेता, और गला रेत करके फिर उन्होंने कहा भाई इसके लाश को कहाँ ले गए, कह रहे यहाँ से काट करके और एक टांग से काट करके उधर ले गया, 101 पे फेंक दिया और 20 का हिस्सा हमने वो नाले पे फेंक दिया। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर उन्हें यहाँ पर लाया गया था। उन्होंने ये कहा कि इसी मकान में उन्होंने एक शख्स की टारगेट किलिंग की है, उसकी हत्या की है। हत्या करने के बाद उसके शव के कई टुकड़े किए और उनको आसपास के इलाकों में कई जगह फेंका है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घर से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों आरोपियों को जहांगीरपुरी इलाके के इसी फ्लैट से 22 कारतूस और 2 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपियों से पूछताछ और जांच में पता चला कि जगजीत सिंह खालिस्तानी टाइगर फोर्स के आतंकी अर्शदीप डल्ला से जुड़ा हुआ है। अर्शदीप कनाडा में है और उसे हाल ही में गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया है। अर्शदीप 2017 में भारत से भाग गया था, जबकि नौशाद आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़ा है। वो दोहरे हत्याकांड के मामले में कई साल जेल में रहा है। दोनों को टारगेट किलिंग का काम सौंपा गया था। सूत्रों के मुताबिक नौशाद ने भलसुआ डेरी इलाके में दीपावली के आसपास ये मकान किराए पर लिया था। फिर दोनों ने मिलकर एक शख्स को अगवा किया और इसी घर में बेरहमी से मार दिया। एफएसएल रोहिणी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने घर की जांच की तो उन्हें इंसानी खून के धब्बे मिले। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर भलसुआ डेरी इलाके के एक खाली प्लॉट से एक शव बरामद किया है। ये शव 3 टुकड़ों में मिला है। पुलिस पता लगा रही है कि जिस शख्स की हत्या हुई है आखिर वो कौन था। क्या आरोपियों ने इसके अलावा भी कोई टारगेट किलिंग की है और खालिस्तानी आतंकियों और आईएसआई का क्या गठजोड़ है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर कार्यालय पर एक धमकी भरा फोन आया। लैंडलाइन पर 2 बार फोन किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई, साथ ही कार्यालय को उड़ाने की धमकी भी दी गई। नितिन गडकरी के कार्यालय ने इसकी शिकायत नागपुर पुलिस से की है। नागपुर पुलिस इस मामले में आगे की जांच में जुट गई है। सुबह 11:25 और 11:32 और 12:32 को 3 कॉल आए थे। उसमें जो है
वो डिटेल हम निकल रहा है, उसके CDR और अदर एनालिसिस हमारे क्राइम बेंच उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सुरक्षा में जो है उसमें बढ़ाई गई है और जो जहाँ कार्यक्रम है गडकरी साहब के वहाँ के जो जितना सिक्योरिटी पर्पस इम्पोर्टेंट दिया है वो सुरक्षा भी बढ़ोती है और उनकी केयर भी कर रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह को समन भेजकर सोमवार को दफ्तर में तलब किया है। मामला 100 करोड़ के कथित कोविड घोटाले से जुड़ा हुआ है। सुनील सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने समन कर सोमवार 16 जनवरी को अपने दफ्तर में तलब किया है। मामला 100 करोड़ के कथित कोविड सेंटर घोटाले से जुड़ा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि बीएमसी ने लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज को कोविड सेंटर में मेडिकल सेवा का ठेका दिया था, जबकि उस कंपनी को मेडिकल क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं था। जो कंपनी अस्तित्व में नहीं, कोई अनुभव नहीं, उनके हाथ में हजारों कोविड पेशेंट का भविष्य दिया गया। सुजीत पाटकर ने लाइफलाइन केयर उसके नाम से कॉन्ट्रैक्ट लिया, 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, 38 करोड़ उसकी जेब में आ गए, जो कंपनी ही नहीं है। दूसरा, सुजीत पाटकर ने और एक इटर्नल हेल्थ केयर कंपनी बनाई, जो कंपनी ही नहीं है, फर्जी है, उसके नाम से और टेंडर भरे और ये टेंडर पास करने का काम म्युनिसिपल कमिश्नर ने किया। किरीट सोमैया के मुताबिक उन्होंने फरवरी में ही ठाकरे सरकार से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर कोर्ट में गए, कोर्ट के आदेश से FIR हुई, लेकिन बीएमसी ने मुंबई पुलिस सहित CAG, इनकम टैक्स और ईडी को कोई भी दस्तावेज और जानकारी देने से इनकार कर दिया। FIR जो है वो संजय राउत के पार्टनर सुजीत पाटकर के खिलाफ है। अभी जांच के लिए बीएमसी डॉक्यूमेंट नहीं दे रही, आज 140 दिन हो गए। क्यों? और इसके लिए अंत में नीचे के ऑफिसर से नहीं दिए, इसलिए कमिश्नर को बुलाया गया कि भाई डॉक्यूमेंट दो, डॉक्यूमेंट दे देंगे तो फिर जांच होगी, उसमें फिर जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। FIR 5 लोगों के खिलाफ है, लेकिन किरीट सोमैया का जोर सुजीत पाटकर पर ज्यादा है। बहरहाल बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि सुजीत पाटकर शिवसेना नेता संजय राउत के करीबी हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि किरीट सोमैया के निशाने पर संजय राउत हैं। बीएमसी कमिश्नर तो एक जरिया मात्र है। इसे ही कहते हैं कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल का सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज ट्वीट कर दावा किया कि CBI उनके दफ्तर पहुंची है। उन्होंने ट्वीट कर ट्विटर पर लिखा कि फिर CBI मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे घर में रेड कराई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक में छानबीन करा ली। मेरे खिलाफ न कुछ मिला है और न मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। हालांकि CBI सूत्रों का कहना है कि मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर कोई रेड नहीं हुई है, सिर्फ दस्तावेज लेने के सिलसिले में टीम वहां गई थी। कंझावाला मामले में फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने दिल्ली पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त कार में सवार चारों आरोपियों ने शराब पी हुई थी। इसके अलावा कंझावाला केस में पुलिस वालों पर एक बड़ी कार्रवाई भी हुई है। लापरवाही बरतने के आरोपी 11 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड पुलिस वालों में से 6 PCR में तैनात थे, 5 पिकेट पर तैनात थे। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके अलावा सभी आरोपियों पर हत्या का केस यानी धारा 302 लगाने का आदेश दिया गया है। अब बात जोशीमठ की करते हैं। जोशीमठ में जहां एक तरफ खतरनाक घोषित मकानों से लोगों को हटाया गया है, वहीं दूसरी तरफ इंजीनियरों की टीम और मकानों की जांच कर रही है कि वहां पर भी कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है कि वो खतरनाक स्थिति में हो। इंजीनियरों की टीम अब भी दूसरे मकानों का निरीक्षण कर रही है। PWD के 40 इंजीनियरों की टीम इस काम में लगी है। जो घर रहने लायक नहीं बचे हैं उन पर अनयूजेबल लिख दिया जा रहा है, यानी जिनका इस्तेमाल रहने के लिए नहीं किया जा सकता है। ये टीम घूम कर घरों का निरीक्षण कर रही है। वहीं खतरनाक घोषित 2 होटलों को तोड़ने का काम भी जारी है। इन होटलों को हथौड़े के जरिए तोड़ा जा रहा है। हमने अपनी 40 इंजीनियर की टीम है जो कि PWD गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की है, उनके द्वारा एक स्पेसिफिक नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक फॉर्म डिज़ाइन किया है। उससे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डेटा लेते हैं और वो उस फॉर्म में बिल्डिंग की पूरी और किस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग टाइपोलॉजी है,
कौन सी मटेरियल यूज़ किया है, कोड के जो हमारे जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से बनाया नहीं है, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस क्या है, ये एक डेमिक गेज लाए हैं। तो ये डेमिक गेज उसमें लगाते हैं और उसको हम सेट कर देते हैं बिल्डिंग पे चिपका कर, मतलब जहाँ पे क्रैक है उसके अक्रॉस द क्रैक पे चिपका कर, और फिर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि किस अगर क्रैक बढ़ती है तो किस रेट से वो बढ़ रही है, और उसके ऊपर से हम एसेस करते हैं कि पूरे पैरामीटर्स के ऊपर से एसेस करते हैं कि ये बिल्डिंग सेफ है, अनसेफ है, यूजेबल है। सिटी एक्सप्रेस में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे बढ़ती ठंड की और आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा ठंड का प्रकोप। और अब बात करते हैं ऑटो एक्सपो की। ऑटो एक्सपो में इस बार इलेक्ट्रिक गाड़ियां, प्लग इन हाइब्रिड यहां तक कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कारों को भी प्रदर्शित किया गया है। और ऐसी ही एक कार है टोयोटा की मिराई कार। क्यों इसे भविष्य की कार कहा जा रहा है, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला। ये देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली कार है जो कि टोयोटा मिराई गाड़ी है, और इसको नितिन गडकरी ने अभी कुछ दिन पहले ही चलाया था। और ये अभी कॉन्सेप्ट कार है, यानी 2025 के बाद में इस कार को लॉन्च किया जाएगा। इसको कहते हैं फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ये व्हीकल है जो हाइड्रोजन से चलती है, और इसमें हाइड्रोजन के 3 टैंक होते हैं, और ये वातावरण से ऑक्सीजन लेती है, और इसके बाद में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के टैंक में जाता है, और फिर एक रिएक्शन होता है और जिससे बिजली पैदा होती है, और फिर ये बिजली से ये कार चलती है। हालांकि अभी जो है वो जो सरकार ने ये कहा है कि जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, उसी के तहत ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर ऑटो एक्सपो में डिस्प्ले की गई है। अभी हमने आपको फ्लेक्सी फ्यूल के बारे में बताया, वो भी जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने की एक ईंधन है, और ईवी मॉडल है। और हालांकि ये भी ईवी गाड़ी आप बोल सकते हैं, लेकिन इसमें जो ईंधन प्रयोग होगा वो हाइड्रोजन के तौर पर प्रयोग होगा। अब ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बने, इसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है, और अभी फ़िलहाल जो है वो उस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन कोई बनाने का हमारे पास में पंप नहीं है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि आने वाले कुछ सालों में इस तरह की आपको तमाम सारी जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर चलती दिखाई देंगी। ये जो एक और ख़ास बात मैं आपको इस हाइड्रोजन कार के बारे में बताना चाहूँगा कि आम तौर पर जो है वो जो धुआं है वो गाड़ी से निकलता है, लेकिन ये जो गाड़ी है ये चूँकि ऑक्सीजन लेगा वातावरण से, और फिर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होगा केमिकल, और फिर उससे जो बिजली जनरेट होगी उससे कार चलेगी, और पानी जो है इसका एक बायो प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो पानी बाहर निकलेगा। तो ये एक बहुत ही यूनिक मॉडल है, और ये देश की पहली हाइड्रोजन कार है। तो इसी के चलते आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो उत्सुकता है वो लोगों के अंदर है। अभी तक नितिन गडकरी ने इसका प्रयोग किया है, अभी ये कॉन्सेप्ट कार है, तो अभी फ़िलहाल जो है वो इसको डिस्प्ले यहाँ पर किया गया है कि इस कार के ज़रिए टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने की टोयोटा की कोशिश है। ऑटो एक्सपो से प्रेम सिंह के साथ रविशंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत लोगों को जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिन में फिर से सर्दी का प्रकोप देखने को मिल सकता है। दिल्ली में रहने वाले 63 साल के सफाई कर्मचारी रफीक राजधानी में लगभग 8 साल से सबसे लंबी चलने वाली सर्द लहर के लिए तैयारी कर रहे हैं। के सहारे हम रहते, इसी के सहारे ही है। सुबह काम पे जाते, आके जाने का टाइम फिर ऐसे ही लपेट के काम पे चले जाते, फिर रात को शाम को बस अपना बिस्तर लगाए, ऊपर ये पन्नी टांग देते। इनकी तरह दूसरी जगहों से आए मजदूरों के लिए उनके लिए एक छोटा सा कोना ही बसेरा होता है।
कड़कड़ाती ठंड से जरा सी राहत मिली है, लेकिन उत्तर भारत में राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हालात और संगीन होने वाले हैं, क्योंकि हिमालय के पर्वतों पर भारी बर्फबारी के आसार हैं, जिसके बाद उत्तरी मैदानों में कपकपाती सर्दी लौटेगी। मसलन दिल्ली में पारा 0 से 2 डिग्री तक गिर सकता है, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम होगा। टेम्परेचर आने वाले दिनों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान तो नहीं होंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब वगैरह में सर्द लहर आएगी। पिछले चरण के मुकाबले इस बार की सर्द लहर थोड़ी कम होगी। दिल्ली से वेदांत अग्रवाल, एनडीटीवी इंडिया। आज कमाल खान के निधन को 1 साल हो गया है। वो एनडीटीवी के एक मजबूत स्तंभ रहे और हिंदी पत्रकारिता की सबसे नफीस और भरोसेमंद आवाज भी। उनकी याद में लखनऊ में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे अनन्य सहयोगी को हमारी श्रद्धांजलि। इस मौके पे ज़्यादा बोलने का मौका यह नहीं होता है। कमाल आज उस प्रतीक के रूप में है जिसे बचाना और जिसे सिर्फ याद ही नहीं करना बल्कि उसको ज़मीन पर उतारने के लिए लड़ मरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कमाल था उसी पर आज बहुत बड़ा खतरा है देश में। अब मैं क्या कहूँ आपसे, लखनऊ हैज लॉस्ट अ जेम, इररिपेयरेबल डैमेज टू लखनऊ। उनके दिल में इंसानियत बसती थी। He used to have tears in his eyes and he used to be so angry at times.